नमस्कार, मैं धर्मेंद्र टीचिंग टारगेट के शिक्षा मंच पर सभी भाई बहनों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम लेकर उपस्थित हैं पृथ्वी की गतियां क्या होती हैं। पृथ्वी मतलब की कौन कौन सी गतियां हैं, तो आप ये कहेंगे पृथ्वी क्या है, एक सौरमंडल का क्या है, एक ग्रह है और इसकी क्या है, इसकी दो गतियां हैं। क्या है, इसकी दो गतियां हैं। देखिएगा, पृथ्वी की गतियां, ये क्वेश्चन आपके, इसके देखिएगा दो गतियां हैं। एक इसकी है दैनिक गति और दूसरी इसकी है वार्षिक गति। अब इसे दैनिक में आप कहेंगे रोटेशन, रोटेशन कहेंगे। इसकी है आपका रिवोल्यूशन। इसे वार्षिक गति कहेंगे, इसे दैनिक गति कहेंगे। इसी को दूसरे नाम से जानते हैं अगर आपका, तो इसी को कहते हैं घूर्णन। क्या कहते हैं, घूर्णन। इसे कह ले तो इसे आप कहेंगे परिक्रमण और इसी को कह ले आपका परिभ्रमण। देखिएगा इतने सारे नाम है इसके। अगर आप दैनिक गति में कहेंगे रोटेशन हो जाएगा, वार्षिक गति कहेंगे रिवोल्यूशन हो जाएगा, और इसे वार्षिक को कहेंगे परिक्रमण कहेंगे, और इसे घूर्णन या आप कहेंगे परिभ्रमण कहेंगे। तो आप इसे जानने का प्रयास करेंगे तो परिभ्रमण क्या होता है। देखिएगा, परिभ्रमण जो होता है, यहां पर आप लिखेंगे इसी को घूर्णन या परिभ्रमण। देखिएगा, परिभ्रमण का मतलब होता है, कह ले तो चारों तरफ होता है, जैसे पर्यावरण होता है भी कर ले, तो इसमें जानेंगे तो घूर्णन करना कहेंगे। आप पृथ्वी क्या करती है, अपने अक्ष पर, ठीक है, अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की तरफ, पश्चिम से पूरब की ओर लेट्टू के, मतलब जिसे लेट्टू के समान, ठीक है, गति करती है, तो उसे क्या कहते हैं, आपका घूर्णन कहते हैं। तो कह लें पृथ्वी अपने अक्ष पर, देखिएगा पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व लेट्टू के समान लिख लीजिएगा, लेट्टू के समान क्या करती है, लट्टू के समान घूमती है, घूमती है, जिसे घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। अब इसके बाद देखिएगा, अब इसमें आता है, जैसे एक पृथ्वी है, ठीक है, यहां रख लीजिए, ये आपका देखिएगा पश्चिम से पूरब की तरफ, ये पश्चिम से पूरब की तरफ क्या करती है, पृथ्वी अपने अक्ष, मान लीजिए पृथ्वी का अक्ष केंद्र है, तो ये क्या करती है, पश्चिम से पूरब की ओर क्या करती है, घूमती है। कौन, पृथ्वी एक लट्टू के समान क्या करती है। और ये अगर कोई पूछता है कि पृथ्वी का आकार कैसा है,
तो कोई अंडाकार उसके इंग्लिश में बोलेंगे जियाडाकार के बोलते हैं। कोई कभी कभी कहते हैं अरे नहीं जो है अंडेकार का, तो अंडे अगर शब्द कहीं आता है तो उसे इंग्लिश में जियाड बोलते हैं। तो जियाड के आकार की होती है और एक आकाशी पश्चिम से पूरब की तरफ अपने अक्ष पर अपने केंद्र पर क्या करती है, घूमती है। तो आप इसे इसे कहते हैं आपका। अगर आपसे कोई पूछता है कि अब आते हैं, प्रश्न बनता है कि वार्षिक गति किसे कहते हैं, या इसी काले पृथ्वी देखेगा, यहाँ ये भी प्रश्न बनता है कि इसी को दूसरे शब्द में कहा कि देखेगा आपका यहाँ पर वार्षिक, या इसे थोड़ा सा समझ ले कि किसे कहते हैं। जैसे आप कह दे नक्षत्र दिवस किसे कहते हैं, देखिएगा हेडिंग डालेगा। अभी ये तो आपका है, अभी इसे बाद में समझते हैं कि क्या होता है वार्षिक गति किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसे साधारण अगर समझना चाहते हैं भी नोट नहीं करवाओ, साधारण परिभाषक रूप से समझ लीजिए कि वार्षिक गति किसे कहते हैं। तो आप कहेंगे वार्षिक गति उसे कहते हैं जब पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है अपने केंद्र के साथ साथ अपने अक्ष के घूमने के साथ साथ सूर्य का भी क्या करती है, चक्कर लगाती है, तो उसे कहते हैं आपका वार्षिक गति कहते हैं। मतलब अपने अपने केंद्र पर रहकर सूर्य का भी क्या करती है, चक्कर लगाती है, उसी को कहते हैं परिक्रमण, या उसी को रेवोल्यूशन बोलते हैं, जिसे 365 दिन में क्या करती है, 365 दिन और 6 घंटे में क्या करती है, पूरा करती है। इसे कहते हैं आपका रिवोल्यूशन, अर्थात जो है इसी को क्या कहते हैं, वार्षिक गति कहते हैं। अब आते हैं, जानते हैं सर्वप्रथम कि नक्षत्र ग्रह क्या होते हैं। देखिएगा, नोट्स करिएगा। नक्षत्र दिवस या नक्षत्र की जो है आप जिसे आप साइडियल बोलते हैं, साइडियल डे बोलते हैं, आप इसे देखिएगा, इसमें हेडिंग डालिएगा आप नक्षत्र दिवस, नक्षत्र दिवस, इसी को इंग्लिश में कहते हैं सिडियल डे। तो आप इसे लिखिएगा कि या एक मध्यम रेखा के ऊपर या मध्यम, देखिएगा लिखिएगा, या मध्यम रेखा के, जैसे एक मध्यम रेखा के ऊपर किसी निश्चित नक्षत्र के, किसी निश्चित नक्षत्र के उत्तरोत्तर, इसे कहेंगे उत्तरोत्तर, ठीक है, किसी दो बार, देखिएगा दो बार गुजरती है, मतलब दो बार ये क्या करती है, मध्य रेखा से गुजरती है के बीच की अवधि को उत्तरोत्तर दो बार गुजरने की अवधि को, ठीक है, गुजरने की अवधि, या कह ले बीच की अवधि, या इसी को कह ले बीच की अवधि को क्या कहते हैं, नक्षत्र दिवस कहते हैं। देखिएगा, नक्षत्र दिवस कहते हैं। देखिएगा, यहाँ ये प्रश्न बनता है, इसकी अवधि इतनी होती है। अगर आपसे कोई पूछता है, कहते हैं कि इसकी अवधि अगर पूछ देगा 23 घंटे 56 मिनट होती है, कहते हैं
कि इसकी अवधि 23 घंटे 56 की अब इसमें देखिएगा प्रश्न बनता है कि अगर मान ले, देखिएगा यह नक्षत्र दिवस किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे मध्याह्न रेखा के ऊपर किसी निश्चित नक्षत्र उत्तरोत्तर दो बार गुजरने की बीच की अवधि, अगर आपसे कहेंगे गुजरने की रहेगा, गुजरने, यहां लिख लीजिए, गुजरने के बीच, ठीक है, गुजरने के बीच की अवधि को नक्षत्र दिवस कहते हैं। अब ये कहते हैं कि जैसे मान लीजिए नक्षत्र दिवस हो गया, एक आपका ग्लोब मान ले, ये इस तरह से आप देखिएगा, ये ग्लोब हो गया, तो इसके जो बीच की ये देखिएगा इस तरह से 2-3 रेखाएं होती हैं, तो इसके बीच की जो आप कर्क रेखा हो गई, अब मकर है, विषुवत रेखा, कहते मध्याह्न जो रेखा गुजरती है, कहते यह मध्याह्न रेखा के मध्य किसी निश्चित नक्षत्र उत्तरोत्तर 2 बार गुजरनी थी है, मतलब एक कर्क हो गया, एक आपका कर्क हो गई, एक आपका मकर हो गई, इनके बीच गुजरने की अवधि को क्या कहते हैं, नक्षत्र दिवस के नाम से जाना जाता है। मान लीजिए एक आप 23.5 अंश मकर रेखा है और एक 23.5 अंश आपका कर्क रेखा है, ये दक्षिण में आप देखेंगे कर्क रेखा हो गई, ये आपकी मकर रेखा हो गई, इसके जो आपका 23.5 अंश से जो गुजरती हैं उसे मध्याह्न रेखा के रूप में, अब इनके बीच को नक्षत्र 2 बार गुजरने की अवधि को ही क्या कहते हैं, आपके नक्षत्र दिवस के नाम से जाना जाता है। तो आप इसे कहेंगे सौर दिवस किसे कहते हैं। अब आता है प्रश्न बनता है कि सौर दिवस किसे कहते हैं। देखिएगा हेडिंग लिखेगा कि यहां सौर दिवस, सौर दिवस को अगर कहते हैं सोलर डे। देखिएगा सोलर डे क्या होता है, इसे जानने का प्रयास करेंगे। जब सूर्य को गतिहीन मानकर पृथ्वी उसके गणना दिवस के रूप में की जाती है, जब सूर्य को गतिहीन मानकर, देखिएगा जब सूर्य को, देखिएगा जब सूर्य को गतिहीन मानकर पृथ्वी द्वारा, ठीक है, गतिहीन मानकर पृथ्वी द्वारा उसके परिक्रमा की, उसके परिक्रमण की गणना की जाती है, ठीक है, गणना, ठीक है, देखिएगा उसके परिक्रमण की गणना दिवसों के रूप में की जाती है, तो उसे क्या कहेंगे, की जाती है तो उसे सौर दिवस कहते हैं। साधारण में कहेंगे जब सूर्य को गतिहीन मानकर पृथ्वी द्वारा उसके परिक्रमण की गणना दिवसों के रूप में की जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे सौर दिवस कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, सौर दिवस ज्ञात होता है या सौर दिवस कहते हैं। तो देखिएगा, तो सौर दिवस
ज्ञात होता है, उसे क्या कहते हैं, सौर दिवस ज्ञात होता है। अब इसे इसकी अवधि क्या होती है, अगर आपसे पूछते हैं कि सौर दिवस की अवधि कितनी होती है तो लिखेगा, एक यहां काम लिखेगा, सौर दिवस की अवधि 24 घंटे की होती है। अगर आपसे क्वेश्चन हो गया, देखिएगा कि जब सूर्य को गतिहीन मानकर पृथ्वी द्वारा उसके परिक्रमण की गणना दिवसों के रूप में की जाती है, उसे सौर दिवस कहते हैं। आप कहते हैं सौर दिवस की अवधि कितनी होती है, तो आप कहेंगे सौर दिवस की अवधि क्या होती है, 24 घंटे की होती है। तो आप बस देखिएगा 24 घंटे की होती है, तो इसे क्या करें, नोट्स कर ले। अब हम जानेंगे जो हमारा दूसरा स्टेप था, तो अवध हो गई, देखिएगा नक्षत्र दिवस हो गया, पहले आपने घूर्णन जाना, फिर इसके बाद दूसरा स्टेप जाना जो नक्षत्र दिवस और सौर दिवस जाना। अब इसके जो दूसरे पार्ट था कि वार्षिक गति क्या होती है, रेगुलेशन क्या होता है, या परिक्रमण किसे कहते हैं, तो आप इसे जानने का हम लोग प्रयास करते हैं। चलिएगा इसे आप नोट्स कर लें, इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद देखिएगा आप आते हैं देखिएगा, अब यहां पर आते हैं वार्षिक गति, हेडिंग डालिएगा वार्षिक गति, इसका दूसरा स्टेप है वार्षिक गति। अब इसकी को इंग्लिश में हम लिख सकते हैं, या इसी को वार्षिक गति, या इसी को कह ले आपका परिक्रमण। अब इसी को आप इंग्लिश में लिखें रिवोल्यूशन। अब इसमें देखिएगा रिवोल्यूशन आपका था, यहां पर ये लिख लें, ठीक है। अब इसमें जानेंगे कि ये क्या होता है, मतलब ये आप कहेंगे जब हमारी पृथ्वी जो होती है, ठीक है, मान लीजिए आपकी पृथ्वी जो है, देखिएगा आप एक फिगर के रूप में हम लोग बनाते हैं, ये 0 हो गया, ये 23.5 हो गया, ये भी आपका 23.5 हो गया, ठीक है। अब ये आपका हो गया 90 हो गया, ये भी आपका 90 हो गया, मान लिया यहाँ पर। अब इसके बाद ये जानने का प्रयास किया जा रहा है, यहाँ देखिएगा कि इसे जानने का प्रयास किया जा रहा है, कुछ चीजें आपका है इसमें। देखिएगा जब आपका आते हैं कि इसमें पृथ्वी की गति में, अब ये आप क्वेश्चन आंसर में लिखिएगा इसे, मतलब वार्षिक गति क्या होती है, तो आप ये कह लें कि वार्षिक गति उस गति को कहते हैं जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ, लिखेंगे पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ, ठीक है, घूमने के साथ साथ सूर्य के, घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर, मतलब सूर्य के
चारों ओर एक अंडाकार में, सूर्य के चारों ओर एक अंडाकार 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 या इसी को जियाड, अंडाकार मार्ग या इसी को देखिएगा अंडाकार या जियाड के रूप में, जियाड के रूप में या अंडाकार मार्ग में, अंडाकार का ले अंडाकार मार्ग पर 365 दिन तथा 365 दिन तथा 6 घंटे में क्या करती है, मतलब एक चक्कर पूरा करने की अवधि को, एक चक्कर मतलब 365 दिन तथा 6 घंटे में पूरा करती है। तो आप क्या कहेंगे, पूरा करती है तो पृथ्वी के इस मार्ग को कक्ष कहते हैं। तो पृथ्वी के इस मार्ग को कक्ष मार्ग के इस अंडाकार मार्ग को या इस मार्ग को या इसी को कह लें अंडाकार मार्ग को क्या कहते हैं, आप कहेंगे कक्ष कहते हैं, भू कक्ष कहते हैं। तो भू कक्ष कहते हैं अब इसी कह लें कि या इसी के गति को, ठीक है, इसी की गति को इसी गति को आप कह लें परिक्रमण कहते हैं। ठीक है, ये तो आप लिख ले कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों तरफ एक अंडाकार मार्ग या जियाड पर 365 दिन तथा 6 घंटे में पूरा करती है। पृथ्वी के इसी मार्ग को भूकक्ष कहते हैं या इसी गति को परिभ्रमण कहते हैं। आप इसमें परिभ्रमण नहीं परिक्रमण कहते हैं, ठीक है। आप इसमें देखिएगा परिक्रमण कहते हैं, आप इससे छोड़ दें थोड़ा सा, एक समझिएगा। अगर आपसे कोई पूछता है परिक्रमण किससे कहते हैं तो आप सीधे सीधे आंसर बताएंगे, इतना ना लिखकर, जो है इतनी चीजें ना लिखकर आप सीधे सीधे आंसर में दे सकते हैं कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य का भी क्या करती है, चक्कर लगाती है। कितने दिन में, कहेंगे पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य का 365 दिन और 6 घंटे में क्या करती है, चक्कर पूरा करती है। और इसी गति को क्या कहते हैं, आप कहेंगे परिक्रमण कहेंगे। या इससे भी सरल करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि पृथ्वी सूर्य के अपने अक्ष के घूमने के साथ साथ सूर्य का भी चक्कर करती है और इसी को चक्कर करने की विधि को या करने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, आप परिक्रमण कहते हैं। तो आप इसे जाने कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य का 365 दिन और 6 घंटे में क्या करती है, पूरा करती है। इसी गति को क्या कहते हैं, परिक्रमण या वार्षिक गति के नाम से जाना जाता है। तो आप ये कहेंगे, अब आते हैं दूसरा प्रश्न बनता है
इसे लिख लीजिए। अब आगे चलते हैं, अब इसमें जाने का प्रयास करते हैं। देखिएगा कि एक प्रश्न बनता है कि आप कहेंगे पहले एक फिगर बनाइएगा, ठीक है। तो उसमें जानने के प्रयास करते हैं कि पृथ्वी, सूर्य और आपका थोड़ा यहाँ पृथ्वी आपकी हो गई और ये सूर्य यहां कर दीजिए और इसे थोड़ा दूरी बना दीजिए, यहां पृथ्वी। अब इसे जानने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। पृथ्वी आपकी किधर घूमती, पश्चिम से पूरब को घूमती है, तो देखेगा। अब यहाँ पर ये प्रश्न बनता है कि पृथ्वी हमारी क्या करती है, इसे आपका थोड़ा सर्किल में कर दीजिए, ठीक है। इसे भी सर्किल में कर दीजिए, इसे सर्किल में कर दीजिए। अब आप अपनी पृथ्वी को क्या करिए, पश्चिम से रोटेशन करवाइए, मतलब घूमती रहे, मतलब क्या करे, अपनी पृथ्वी क्या करे, आपका चक्कर करे इधर से, ठीक है। इधर देखिएगा। अब यहां से जो है प्रक्रिया स्टार्ट है इसकी इधर। अब ये आप हम लोग जानने का प्रयास करते हैं, ये आपका सूर्य हो गया। अब यहां से एक आपका देखेगा एक लाइन यहां पर ही आपका डॉट डॉट करिएगा, ये इसको ये देखेगा सूर्य से दूरी है इसकी अधिक दूरी, इसकी कम है। अब यहां जाने का प्रयास किया जा रहा है, यहां देखिएगा, इसे आप लिखिएगा उपसौर, उपसौर, इसे अपसौर लिखिएगा, अपसौर, ठीक है। अब यहां पर प्रश्न बनता है निम्नतम दूरी, अधिकतम दूरी, या इससे कहेंगे निम्न दूरी, इसे अधिकतम दूरी, अधिकतम दूरी। अब यहां ये प्रश्न बनता है कि आप हमारी पृथ्वी जो होती है, ये देखिएगा पृथ्वी क्या करती है, आपकी इधर से रोटेशन कर रही है, घूम रही है, इधर से घूम रही है, मतलब ये क्या करती है, पृथ्वी हमारी जो है पश्चिम के पूरब की दिशा और क्या कर रही है, भ्रमण कर रही है, मतलब घूम रही है, ठीक है। तो आप ये प्रश्न बनता है कि पृथ्वी क्या कर रही है, घूर्णन कर रही है, किधर की कर रही है, आप कहेंगे पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो आप यहाँ प्रश्न आप लिखिएगा, जिसे पेरीहेलियन बोलते हैं, पेरीहेलियन बोलते हैं, इसे कह दें आप पेरीहेलियन, इसे अपहेलियन कहेंगे, अपहेलियन, अपहेलियन माने अपसौर, इसे कहते हैं उपसौर। अब इसे हेडिंग डालिएगा, देखिएगा, जिसे कहेंगे उपसौर, किसे कहते हैं, उपसौर। उपसौर क्या है, आप इसे कहेंगे उपसौर, जिसे पेरीहेलियन कहते हैं, देखिएगा, जिसे पेरीहेलियन। अब इसे कहते हैं, पृथ्वी जब सूर्य के निकट दूरी पर होती है, जब देखेगा, एक प्रश्न यहां देखेगा, ये सूर्य है, ये आपका पृथ्वी है, ये आपकी पृथ्वी है, ये सूर्य है। जब सूर्य क्या करेगा, अर्थात सूर्य के पास, जब सूर्य के नजदीक होगी पृथ्वी, तो उसे क्या कहेंगे, अपसूर, मतलब अपसौर कहेंगे, देखिएगा, सॉरी, जब पृथ्वी सूर्य के नजदीक होगी तो उसे क्या कहेंगे, उपसौर कहेंगे, क्या कहेंगे, उपसौर। उप माने छोटा होता है ना, तो आप ये कहेंगे सब सूर्य क्या करेगा, सूर्य के पास पृथ्वी रहेगी तो उपसौर होगा। अब लिखिएगा, पृथ्वी जब सूर्य के निकटतम दूरी पर होती है, देखिएगा, जब
पृथ्वी सूर्य के निकटतम दूरी पर होगी तो उसे देखेगा, तो उसे आप कहेंगे होगी तो उसे उपसौर कहते हैं, उपसौर कहते हैं। तो अगर आप कहेंगे कि उपसौर किसे कहते हैं, तो ये अगर आपसे कोई प्रश्न पूछता है कि जब सूर्य का अगर एक पृथ्वी सूर्य की निकटतम दूरी पर होगी तो उसे क्या कहेंगे, उपसौर कहेंगे। तो उपसौर जो है कितने कितने मतलब कब मनाया जाता है, कब माना जाता है उपसौर इतने के लगेगा, तो आप कहेंगे कि 1-2 जनवरी से लेके 5 जनवरी के बीच का जो दिन होता है वो क्या कहलाता है, उपसौर कहलाता है। तो आप लिखेंगे इसे कि 2 से 5 जनवरी के मध्य होती है, कहेंगे इसकी समान स्थिति, लिखेंगे इसकी समान, किसकी समान, उपसौर की समान स्थिति, कहेंगे इसकी समान स्थिति 2 से 5 जनवरी के मध्य होती है। आप इसे कोई पूछता है कि उपसौर क्या होता है, तो कहेंगे 2 जनवरी से लेकर 5 जनवरी के जो मध्य का दिन मतलब समय होता है, दिन होता है 2 से 5 जनवरी के मध्य का समय जो होती है उसे क्या कहते हैं, यह दिन को ही आप उपसौर कहते हैं। तो आगे चलते हैं कि आप कहते हैं कि मध्य होती है तो इसे हम क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं। अब आप हेडिंग डालिएगा अपसौर क्या होता है, देखिएगा। दूसरा है ये, देखिएगा अधिकतम, क्योंकि अधिक दूरी है ना, किससे जो है, सूर्य से पृथ्वी की अधिक दूरी। आप यहां लिखेंगे अपसौर क्या है, अपसौर इसी को कहते हैं अपहेलियन, अपहेलियन, अपहेलियन कहते हैं। तो अब लिखिएगा कि जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिक होती है, जब लिखेगा जब सूर्य से, देखेगा जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होगी, अधिकतम होगी। अब आप कहेंगे होगी, कहे अधिकतम होती है, अधिकतम होती है तो उसे, देखिएगा जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो उसे अपसौर कहते हैं, तो उसे अपसौर कहते हैं। ठीक है, अब इसके देखिएगा तो ऐसी स्थिति समानता, ठीक है, अब यहां पर लिख लीजिए ऐसी स्थिति समानता तो आप कहेंगे कब बनती है, 4 जुलाई से लेकर, आप ये कहेंगे इसकी समानता 4 जुलाई से लेकर 4 से, अगर आपको ये था तो इसमें देखिएगा यहाँ अब जनवरी है तो यहाँ पर क्या है, 2 है,
2 में 2 ऐड करेंगे, 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब ये आप 5 है तो 5 में क्या करेंगे, 2 और जोड़ देंगे, इधर वाला 2 इसमें ऐड कर दीजिएगा। तो आप 4 से 7, 4 से 7 यहाँ जनवरी है तो यहाँ जुलाई लिख दीजिएगा, बस सॉल्व हो जाएगा। 4 से 7 जुलाई, 4 से 7 जुलाई के मध्य होती है। देखिएगा अब ये प्रश्न बना ना कि कितना अच्छा है। आप देखिएगा सूर्य से अधिक मतलब न्यूनतम दूरी पर है, पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूरब की ओर क्या करती, गति कर रही है। देखिएगा अब यहाँ सूर्य क्या है, न्यूनतम दूरी पर है, जिसे हम कहते हैं उपसौर कहते हैं। उपसौर आपका जो है कब देखने को मिलता है या कब होता है, तो कहेंगे आप 2 से 5 जनवरी के मध्य का जो समय होता है वो उपसौर कहलाता है। ये आप इसे कहेंगे क्योंकि ये सूर्य से क्या पृथ्वी की दूरी क्या होती है, न्यूनतम होती है। ये प्रश्न पूछता, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपसे कि उपसौर की मतलब उपसौर कब माना जाता है या उपसौर किसे कहते हैं। तो आप कहें जब सूर्य से क्या पृथ्वी की नजदीकतम दूरी होती है तो उसे उपसौर कहते हैं, या 2 से आपके 5 जनवरी को आपको मध्य का समय होता है। अब इसमें कहेंगे अगर अपसौर कहता है तो क्योंकि सूर्य से अधिकतम दूरी होती है, या आपके 4 जुलाई से लेकर आप 7 जुलाई के मध्य का समय होता है, जिसे आप क्या कहते हैं, अपसौर कहते हैं। अब जिसे पेरिहेलियम कहते हैं, अपहेलियन के नाम से जाना जाता है। अब या इसे अपसौर के नाम से जाना जाता है, और ये आपके 4 से लेकर 7 जुलाई के मध्य इसकी अवधि होती है या मानी जाती या कल होती है। ठीक है, अब इसमें जानने के कि कुछ चीजें होती हैं। ऋतु परिवर्तन किसे कहते हैं। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछता है अगर आप कहेंगे कि ऋतु परिवर्तन कब होता है, तो साधारण कह सकते हैं कि ऋतु परिवर्तन जब होता है तो आप कहेंगे जब पृथ्वी क्या करती, अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, तब क्या होती, ऋतु परिवर्तन होता है। साधारण कह सकते हैं कि अपने वरना सूर्य परिक्रमण भी करती है, और वरना क्या करती है, अपने अक्ष पर घूमती है, वरना सूर्य की परिक्रमा भी करती है, अतः पृथ्वी अपनी स्थिति बदलती रहती है। तो क्या कहती है, सूर्य क्या करता है, मतलब आप कहेंगे, आप हेडिंग डाल लें या कुछ चीजें जान लेते हैं कि आप पृथ्वी की, अगर आप यहाँ पर लिखें कि ऋतु परिवर्तन किसे कहते हैं। देखिएगा अभी हो गया, इसे आप क्लीन कर यहां लिख लीजिए, ऋतु परिवर्तन। आप इसमें लिखिएगा कि ऋतु परिवर्तन किसे कहते हैं। पृथ्वी न केवल अपने अक्ष पर घूमती है, देखिएगा लिखेगा पृथ्वी न केवल अपने अक्ष पर घूमती है। आप ये लिखेंगे पृथ्वी अपने न केवल अपने अक्ष पर घूमती है, वरना सूर्य की परिक्रमा भी करती है, वरना सूर्य की परिक्रमण, या इसी को कह ले परिक्रमा या परिक्रमण, ठीक है, परिक्रमा करती है। ठीक है, सूर्य अपने क्या करती है, पृथ्वी अपने केवल अपने पर क्या करती है, परिक्रमा भी करती है, अतः पृथ्वी की सापेक्षिक स्थिति बदलती रहती है। तो यह कहेंगे अतः सूर्य की, तो आप ये कहेंगे सूर्य का पृथ्वी से सापेक्षिक स्थिति बदलती रहती है। अतः कह ले अतः पृथ्वी की सापेक्ष
स्थिति बदलती रहती है। ठीक है, क्योंकि सूर्य की सापेक्षिक स्थिति क्या बदलती है। पृथ्वी के परिक्रमण में 4 अवस्था, अभी कहेंगे सापेक्ष स्थिति बदलती रहती है, जिससे पृथ्वी की परिक्रमा में 4 अवस्थाएं से, जिससे पृथ्वी की लिखेगा पृथ्वी के परिक्रमण में, पृथ्वी के परिक्रमण में आपका में 4 अवस्थाएं, में 4 अवस्थाएं से ऋतु परिवर्तन क्या होते हैं, ऋतु परिवर्तन होते हैं। अभी कहेंगे कौन कौन से इसमें होते हैं ऋतु परिवर्तन। अब इसमें जानने का प्रयास करेंगे कौन कौन से ऋतु परिवर्तन होते हैं। जैसे आप देखेंगे कि 21 जून की स्थितियां, मतलब अगर आप कहेंगे, अब इसमें आपके आते हैं कि 21 जून की मतलब स्थिति परिवर्तन कैसे होता है, ये सभी जानने का प्रयास करेंगे। जिसमें देखिएगा हम लोग इसे जानने का प्रयास करते हैं कि ऋतु परिवर्तन कैसे होता है। अभी इसके पहले आपने इसी अगले दिन में जाना कि ऋतु परिवर्तन कैसे होता है, या ऋतु परिवर्तन किस तरह से होता है। कि आप कहेंगे कि पृथ्वी न केवल अपने अक्ष पर घूमती है, वह पृथ्वी न केवल अपने अक्ष पर घूमती है और सूर्य क्या करती है, घूर्णन करती है। इसी के समय अवधि को अगर देखा जाए, अर्थात पृथ्वी का सापेक्षिक अवधि क्या कहलाता है, यही स्थिति क्या करती है, मतलब स्थिति में परिवर्तन लाती है। तो ये जानने का प्रयास करते हैं कि क्या करती पृथ्वी जो होती है अपने अक्ष के साथ साथ सूर्य का क्या करती है, चारों तरफ क्या करती है, परिक्रमण करती है। और इसी के पृथ्वी की सापेक्षिक गति को ही क्या कहते हैं, ऋतु परिवर्तन के रूप में जाना जाता है। तो आते हैं इसकी 4 अवस्थाएं, मतलब ऋतु परिवर्तन की क्या है, 4 अवस्थाएं अर्थात 4 स्टेप है। उसे जानने का प्रयास करते, थोड़ा जल्दी ये लॉन्ग वीडियो हो रहा है तो इसे जानने का प्रयास करते हैं। देखिएगा ये आप सूर्य की जो स्थितियां हैं या ऋतु परिवर्तन पृथ्वी के कारण, पृथ्वी हमारी क्या करती है, अपने अक्ष पर रहकर, देखिएगा पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या करती है और इसके बाद सूर्य क्या करती है, चारों तरफ से क्या करती है, चक्कर लगा रही। पृथ्वी अपने अक्ष पे ही है। देखिएगा यहाँ मान लिया अगर आपको देखा जाए तो आपका साउथ और नॉर्थ में अगर इस तरह से स्थिति बनी हुई है तो क्या पृथ्वी अपने अक्ष से क्या करे, देखिएगा घूर्णन कर रही है, गति कर रही, लेकिन किसके अपने अक्ष पर ही रहकर क्या कर रही है, परिक्रमण कर रही है। लेकिन किसका घूर्णन उसके साथ साथ करे, सूर्य का। सूर्य क्या है, देखिएगा बीच में। तो अब स्वाभाविक है जब सूर्य अपने अक्ष पर पृथ्वी रखकर क्या करेगी, परिक्रमण करेगी, तो किसका करेगी, अपना स्वयं को करेगी, मतलब स्वयं करेगी। और किसका करेगी, तो सूर्य का करेगी। तो ये देखिएगा ये स्थितियां बनती है। देखिएगा जब इधर से सूर्य क्या करती है, पृथ्वी परिक्रमण करती है, तो आप देखिएगा बीच में सूर्य है। तो अगर हम क्या करते हैं, अगर देखा जाए यहाँ से, ये वाला क्षेत्र से यहाँ से देखा जाए, तो आप 22 दिसंबर को देखिए उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को क्या होता है, शीत ऋतु होती है। अभी आपका हमारा उत्तरी, अभी यह क्या है, आपका उत्तरायण में है। अब धीरे धीरे दक्षिणायन में आएगा। क्या कर रहा, सूर्य क्या कर रहा, आ रहा है। अब 22, अभी आपने देखा कि 23 सितंबर को अगर स्थिति आपने देखा होगा, 23 सितंबर देखिएगा, 23 सितंबर को सर्वत्र दिन रात क्या होंगे, बराबर होंगे। आप देखिएगा 23 सितंबर जो बीता है, अब उसमें दिन रात क्या है, आप किधर की बात कर रहा है। तो आप ये कहेंगे कि जो आप उत्तरायण में है, जो आपका सूर्य उस समय क्या है,
देखिएगा तो यहाँ दिन रात क्या है, बराबर है। क्या है, दिन रात क्या है 23 सितंबर को बराबर होते हैं। अगर कह दिया जाए कि सर्वत दिन रात बराबर क्या होते हैं, 23 सितंबर को होते हैं उत्तरी गोलार्ध में। अगर आपसे कह दिया जाए कि दक्षिणी गोलार्ध में जो है, अगर आपसे कह दिया जाए कि कहते हैं सर्वत 21 मार्च को क्या होते हैं, सर्वत दिन रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जिससे क्या होती है, शरद ऋतु होती है। अब इसे मैं दिखेगा 23 सितंबर को आप यहाँ दिखेगा जिसमें सर्वत दिन रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं 23 सितंबर को। और 21 मार्च को सर्वत क्या होते हैं, दिन रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जिसमें आपकी क्या होती है, शरद ऋतु का आगमन होता है। अब इसमें देखिएगा जब आप उत्तरी गोलार्ध में क्या है 22 दिसंबर है। आप देखिएगा जब आप उत्तरी गोलार्ध में, हम लोग क्या है उत्तरी गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में क्या 22 दिसंबर को क्या होता है, शीत ऋतु का क्या होता है, आगमन होने लगता है। तो आप 22 दिसंबर को क्या होता है, अब शीत ऋतु क्या होती है, स्टार्ट हो गई। अब यहाँ से देखिएगा, अब यहाँ पर हम 21 जून को चलते हैं, जब आपको पृथ्वी क्या करती है, उत्तरायण से आपकी क्या करती है, धीरे धीरे दक्षिणायन आती है। तो यहाँ पर देखिएगा गति करती, तो उत्तरायण में जो है आप क्या होती है, कौन सा दिन होता है, 21 जून होता है। 21 जून को जो है सबसे क्या होता है, बड़ा दिन होता है। अब 21 जून को होने तो आपका 22 ही दिसंबर से होने लगता है ना, आपका देखिए जो आपका उत्तरी गोलार्ध में, तो इसकी क्या होता है अब, लेकिन इसके बाद जो है 21 जून को सबसे क्या होता है, बड़ा दिन के रूप में माना जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, उत्तरायण में, जिसमें ग्रीष्म ऋतु का जो है आपका देखने को मिलता है। तो इसमें क्या करते हैं, देखेगा सूर्य क्या पश्चिम से जो है पूरब की ओर क्या करती है, गति कर रही है। अब इसमें देखेगा जिसमें से आपका 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में, और इसके बाद 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है अर्थात ग्रीष्म ऋतु होती है। और उत्तरी गोलार्ध में जो है क्या है 22 दिसंबर को क्या होती है, शीत ऋतु होती है। यहाँ देखिएगा अभी आपका 22 दिसंबर आएगा तो आप क्या करेंगे, उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाएगा, आपका शीत ऋतु हो जाएगा 22 दिसंबर को। ठीक है, कितने को होगा आपका 22 दिसंबर को। वहीं पर 22 अगर देखा जाए तो 21 मार्च को जो है आपको जब आएंगे जो है दक्षिणी गोलार्ध में, देखेगा दक्षिणी गोलार्ध की स्थिति को अगर देखा जाए आपको, हम यहाँ पर देखेगा दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु हो जाएगी। अगर यहाँ पर आपका 21 जून, तो उत्तरायण में 21 जून को जो है ग्रीष्म ऋतु होगी, मतलब उत्तरायण में ग्रीष्म ऋतु होगी। तो अगर वहीं पर देखा जाए दक्षिणायन में कौन सी होगी ऋतु, आपकी आपकी ग्रीष्म ऋतु, आपकी ग्रीष्म ऋतु का शीत ऋतु का आगमन हो जाता है। देखिएगा आप 21 जून को उत्तरायण में, ठीक है, तो ग्रीष्म ऋतु है, और दक्षिणायन में क्या हो जाती है, आपकी शीत ऋतु हो जाती है। उसी जगह देखो कि 22 दिसंबर को उत्तरायण में जो है, अभी उत्तरायण आएगा आ रहा है, तो 22 दिसंबर को आपके यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु हो जाएगी, सॉरी शीत ऋतु हो जाएगी। तो आप इसके बाद क्या करते हैं, दक्षिणायन में जाने पर बाद जो है आप क्या हो जाएगी, ग्रीष्म ऋतु का आगमन हो जाता है, ग्रीष्म ऋतु के नाम से जाना जाता है। अब इसमें देखेगा तो आप ये स्टेप है कि आप ये जानेंगे हमारी पृथ्वी क्या करती है, पश्चिम पे पूरब ओर क्या करती है, अपने अक्ष पर क्या कर रही है, गति कर रही है। ठीक है, तो आप ये कहेंगे यहाँ पर देखिए ऋतु परिवर्तन के रूप में कर रहा है, तो आप क्या करते, सूर्य क्या करती है, सूर्य की पृथ्वी क्या करती है, अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व गति करती है। अब गति करते समय जो है आप यहाँ पर देखिएगा, आप दक्षिणायन में जो है अर्थात ये कहेंगे दक्षिणायन और उत्तरायण में की दृष्टि से 21 मार्च को सर्वत्र दिन रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये किसकी कह रहा है, ये दक्षिणायन के संबंध में कह रहा है। अब यहाँ पर क्या आते हैं, 21 मार्च को जो होते हैं आपका उत्तरायण में जो होते हैं, आपकी 21 मार्च को जो है आपके दक्षिणायन में आपके शीत ऋतु अर्थात शरद ऋतु के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर जो देखेगा 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु, और इसके बाद उत्तरी गोलार्ध में क्या है, आपकी शरद ऋतु, आपके कहेंगे शीत ऋतु कही जाती है। अब यहाँ पर अगर कहा जाए दिन रात की कब बराबर होते हैं, तो आप कहें दिन रात जो है
आप किस में जो आप जाएंगे देखिएगा, सर्वत्र दिन रात क्या होते हैं, 23 सितंबर को सर्वत्र दिन रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर वही 21 मार्च को कह दिया जाए तो आप 21 मार्च में सर्वत्र दिन रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आप इसी की तुलना करेंगे। आप यहाँ थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं, देखिएगा कि ऋतु परिवर्तन का कारण क्या होता है। तो इसमें 21 जून की स्थिति बता रहा है कि जब कहते हैं इस समय सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। अभी इसको एक चीजें अभी आपका ही केवल इसे एक ढांचे के रूप में हम जानने का प्रयास करें, अब थ्योरी जानेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा अब इसमें कहते हैं 21 जून को जो है कहते हैं इस समय सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। अब यहाँ पर लिखेंगे इस समय सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। देखिएगा कहते हैं इस समय सूर्य 21 जून को, देखिएगा ये 21 जून है, 21 जून को क्या करता है, सूर्य क्या कर रहा है, लंबवत चमकता है। लंबवत चमकता है, इसी स्थिति को ग्रीष्म क्या कहेंगे, ग्रीष्म अयनात कहेंगे। अयनात, ग्रीष्म अयनात, इसे समर वेकेशन, समर कहते सोलेस्टिक कहते हैं, या समर, या इसी को ग्रीष्म अयनात कहा जाता है। अब ये प्रश्न बनता है कि जब इस समय कहते हैं 21 जून को कर्क रेखा पर क्या करते हैं, सूर्य लंबवत चमकता है। मान लीजिए ये देखिएगा, ये है, ये आपका है, ये तो यहाँ पर ये आपका दिखेगी, ये विषुवत रेखा है, ये आप मकर रेखा, ये देखिएगा सूर्य क्या करता है, सूर्य यहाँ पर क्या है, एक लंबवत चमक रहा है, ये कर्क रेखा है। कर्क रेखा पर सूर्य क्या कर रहा है, लंबवत चमकता है। इस समय सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, इसी स्थिति को ग्रीष्म अयनात कहा जाता है। अब इसमें आते हैं जो 21 मार्च के बाद सूर्य क्या करता है, उत्तरायण होने लगता है। अभी एक क्या करेंगे, अब यहीं पर कहेंगे कि 21 मार्च को सूर्य उत्तरायण होने लगता है। अब यहाँ पर 21 मार्च को क्या होता है, सूर्य उत्तरायण होने लगता है। 21 मार्च को क्या होते हैं, ये भी कहा जाता है 21 मार्च को क्या होता है, सूर्य क्या होता है, उत्तरायण होने लगता है। इसी स्थिति को, इसी दिन रात की अवधि क्या होती है इसमें, तथा उत्तरायण उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बढ़ने लगती है। जब आप क्या कहेंगे, अब यहाँ प्रश्न बनता है कि जब सूर्य क्या होता है, कर्क रेखा पर लंबवत चमकने लगता है, तो इसी समय 21 मार्च को क्या होता है, धीरे धीरे दिन की अवधि क्या होती है, बढ़ने लगती है। तो कहेंगे कि 21 मार्च सूर्य क्या उत्तरायण होने लगता है, तथा 21 मार्च से दिन की अवधि बढ़ने लगती है, बढ़ने लगती है। तो आप कहेंगे जब बढ़ने लगती है, जिससे वहां ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। अब एक बढ़ने लगती है, तथा ग्रीष्म ऋतु का
आगमन होने लगता है। क्या कहेंगे? ग्रीष्म ऋतु का आगमन होने लगता है 21 जून को उत्तरायण में की अवधि को अधिक होती है। तो जिसमें जो आप ये कहेंगे जब क्या ऋतु आगमन होने लगता है तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में लिखेगा कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में देखेगा, ये देखेगा 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि सबसे अधिक होती है। ये देखेगा उत्तरी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध है जिसमें दिन की अवधि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है? सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है। यही आपका दिखेगा, ये पोजीशन आपका है कि जब आपको उत्तरायण होने लगेगा जो 21 मार्च से दिन की अवधि क्या होती है? बढ़ने लगेगी। जब आपका 21 जून आएगा, जून को उत्तरी गोलार्ध की अवधि क्या होती? अधिक हो जाती। 21 मार्च से क्या होगी? बढ़ने लगेगा। जब आप 21 जून आ जाएगा उसके दिन की सबसे लंबी अवधि होती है। अब दक्षिणी गोलार्ध में इसी शीत ऋतु भी होती है और दक्षिणी बढ़ने लगती अवधि सबसे अधिक होती है और 21 जून के पश्चात अब इसे दक्षिणी गोलार्ध में इसी समय, अब यहां पर पॉइंट आप लिखेगा, दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु क्या करती है? शीत ऋतु होती है, शीत ऋतु होती है। अब यहाँ पर देखिएगा दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है? शीत ऋतु होती है। अब यहाँ पर देखिए उत्तरायण है, ये आप जो भी हम लोग समझ रहे थे। अब यहाँ पर देखो उत्तरायण में उत्तरी गोलार्ध में शीत ग्रीष्म ऋतु हो गई। अब यहाँ दिन की अवधि क्या 21 जून के सबसे, जिसमें 21 मार्च से दिन की अवधि क्या बढ़ने लगती है तो आपके उत्तरायण में, और 21 जून को सबसे अधिक हो जाती है। तो ये भाग जो देखेगा ये उत्तरी वाला, यहाँ से जो डाट वाला ये उत्तरी भाग है, ये दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है? शीत ऋतु होती है। देखेगा दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। अब यहाँ पर आते हैं कि 21 जून के पश्चात लिखेगा, यहाँ नोट्स करिएगा, 21 जून के पश्चात 23 सितंबर तक सूर्य पुनः विषुवत रेखा की ओर उन्मुख होता है। 21 जून के पश्चात 23 सितंबर लिखेगा, 23 सितंबर सूर्य विषुवत रेखा लिखेगा, विषुवत रेखा या पुनः विषुवत, सूर्य पुनः लिखेगा, सूर्य पुनः विषुवत रेखा की ओर, विषुवत रेखा की ओर उन्मुख होता है। कहते हैं मतलब क्या होते, 23 सितंबर को सूर्य क्या देखेगा? यहां पर देखेगा कि 23 सितंबर देखेगा, यहाँ पर जो है 23 सितंबर क्या करता है? सूर्य क्या है? सूर्य पुनः विषुवत रेखा को क्या करता है? उन्मुख होने लगता है कि आपका विषुवत रेखा को क्या करता है? सूर्य क्या उन्मुख मान अपना मुख अपने घूम कर जो है ये विषुवत रेखा, ये हम लोग जानते हैं जिससे उन्मुख होने लगता है। तो अब इसमें जानेंगे कि 22 दिसंबर की स्थिति क्या होती है। अब इसमें देखिएगा 22 दिसंबर के जब आप सूर्य क्या करता है? आपके मकर रेखा पर लंबवत चमकता है तो उस समय क्या स्थिति बनती है? तो आप ये कहेंगे इस समय की यही होती है। इस समय क्या होता है? सूर्य क्या करता है? मकर रेखा पर क्या करता है? लंबवत चमकने लगता है। जब लंबवत चमकेगा अर्थात कह ले
कि इस स्थिति में मकर रेखा का सूर्य लंबवत चमकता, इसी स्थिति को शीत अयनात कहते हैं, या इसी कह दे आपका कि विंटर सोलेस्टिक के नाम से जाना जाता है। तो आप देखते हैं, हेडिंग डालिएगा कि 22 दिसंबर की स्थिति। अभी आपने जाना कि 21 दिसंबर मतलब 21 जून की स्थिति, आप डालेंगे आप हेडिंग 22 दिसंबर की स्थिति। अब इससे आगे जाने का प्रयास किया जा रहा, देखिएगा इसमें अब हेडिंग डालेगा कि 22 दिसंबर की स्थिति क्या होती है। आप लिखिएगा 22 दिसंबर की स्थिति। देखिएगा, कहते हैं इस समय सूर्य मकर रेखा पर, मान लीजिए ये आपके एक ग्लोब बना दिया। अब यहां पर देखिएगा ये आपकी कर्क रेखा हो गई, कर्क रेखा, ये विषुवत हो गई, ये आप मकर रेखा हो गई। अब सूर्य क्या करेगा, मकर रेखा पर क्या करेगा, लंबवत होगा। अब इसमें लिखेगा, नोट करिएगा, इस समय सूर्य मकर रेखा पर क्या करेगा, मकर रेखा पर लंबवत क्या करेगा, लंबवत चमकता है, जिसे शीत अयनात कहते हैं, या इसी को कह लें कि विंटर सोलेस्टिक के नाम से या शीत अयनात कहते हैं। तो अब यहां पर क्या होगा, आप कहेंगे इसी समय इस कहते हैं इस समय दक्षिणी गोलार्ध में, इस समय दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि लंबी, दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि लंबी तथा रातें छोटी होती हैं, वस्तुतः सूर्य दक्षिणायन सूर्य के दक्षिणायन होने अर्थात क्या कहें, उत्तरी गोलार्ध कह लें कि दक्षिणी गोलार्ध में उन्मुख होता है, दक्षिणी गोलार्ध में उन्मुख होता है, कहते हैं 23 सितंबर, या कहते हैं उन्मुख होता है, यह क्रिया कब होने लगती है, तो आप कहेंगे 23 सितंबर से शुरू हो जाती है, या कह दे कि 23 सितंबर से प्रारंभ होने लगती है। तो ये आप कहेंगे जिससे दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी
गोलार्ध में दिन बड़े, क्या दिन बड़े व रातें छोटी होने या होने प्रारंभ या होने लगती हैं, या छोटी कल है, रातें छोटी होने लगती हैं। ठीक है, तो इसी समय आप कह ले रातें छोटे होने लगती हैं। अब कल इसी समय उस समय गोलार्ध में ठीक विपरीत स्थिति देखी जाती है। अगर आप कहें कि अब इसमें आपने 21 देखा, 21 मार्च को, 22 दिसंबर को देखा, इस समय आपको 22 दिसंबर से उत्तरा 21 दिसंबर से शुद्ध विकर्ण रेखा पर क्या होता है, उन्मुख होता। तो आगे आप लिखेंगे थोड़ा इसमें, ये हो गया, आगे लिखें। आगे लिखेगा कि इसी समय गोलार्ध में ठीक विपरीत स्थिति, जैसे देखें 22 दिसंबर 22 दिसंबर 22 दिसंबर से 22 दिसंबर से या 22 दिसंबर के उपरांत 21 मार्च तक सूर्य पुनः 21 मार्च को सूर्य पुनः विषुवत रेखा की ओर उन्मुख होता है तथा दक्षिणी गोलार्ध में धीरे धीरे ग्रीष्म ऋतु समाप्त हो जाती है, तथा दक्षिणी गोलार्ध में धीरे धीरे आप लिखेंगे ग्रीष्म ऋतु समाप्त होने लगती है। तो होने लगती या आप धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। अब आप लिखेंगे आगे कि 21 मार्च को, अभी हो गया, एक और आप हेडिंग डालिएगा जिसमें 21 मार्च और 23 सितंबर को देखा जाए कोई स्थिति क्या होती। देखिएगा आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ 23 सितंबर और यहाँ पर देखिएगा 21 मार्च को क्या होता है, दिन रात इस समय क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आप लिखिएगा आगे। देखिए हेडिंग डालिए इसमें 21 मार्च तथा 23 सितंबर 23 सितंबर की स्थितियां। लिखिएगा, कहते हैं इस दोनों स्थितियों में सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। इस स्थितियों में या इस स्थितियां में, या आप कह लें इस स्थितियों में सूर्य, देखिएगा अब ये स्थिति यहां पर आपकी मकर रेखा की विषुवत रेखा या सूर्य क्या विषुवत रेखा पर क्या है, लंबवत चमक रहा है। इस स्थिति में सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है।
अब आप कहेंगे जब विषुवत रेखा पर सूर्य क्या करेगा, 23 सितंबर 21 मार्च को क्या करेगा, लंबवत चमकता है, तो ये इस स्थिति में अक्षांश दिखेगा, लिखेगा आगे, इस समय समस्त अक्षांश रेखाओं का आधा भाग, इस समय समस्त अक्षांश रेखाओं का आधा भाग आप लिखेंगे, आधा भाग सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है, आधा भाग सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है। अब यहाँ पर प्रश्न बनता है कि जब 21 मार्च और 23 सितंबर के जब सूर्य क्या करता है, विषुवत रेखा पर चमकता है, तो ये दोनों स्थितियां बनती है। देखिएगा, आधा भाग जो है आप कर्क रेखा की तरफ, आधा भाग आप मकर रेखा पर, सूर्य क्या करता है, विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। तो ये स्थिति बनती है यहाँ पर कि यहाँ पर दिन रात क्या होते हैं, दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, बराबर होते हैं, क्योंकि स्थितियां ऐसी हैं कि ये है कि सूर्य एकदम विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है। तो आगे लिखेगा, और क्योंकि ये स्थिति जो होती है जिसमें कर्क और मकर और विषुवत रेखा पे ये सभी के बीचों बीच होता है, तो दोनों एक समान स्थिति में क्या होते हैं, आपके होते हैं, अतः सूर्य दीर्घ कवच बराबर होती है। जब यहाँ पर सूर्य क्या करेगा, सीधा चमकेगा, तो यही स्थिति बनेगी जिसमें दिन रात क्या होंगे, बराबर होंगे। अब आगे लिखेगा, अतः दिन रात, इसी दिन रात की अवधि बराबर होती है, परंतु ऋतु की समानता के कारण दोनों इस विषुवत कहा जाता है, इसे विषुवत या इक्विनोक्स के नाम से जाना जाता है। इसी दोनों स्थितियों को विषुवत के नाम से जाना जाता है। इसी स्थिति को विषुवत स्थिति या इसी को इक्विनोक्स के नाम से जाना जाता है। आप कहेंगे इक्विनोक्स क्या होता है, या विषुवत क्या कहा जाता है, या विषुवत के नाम से जाना जाता है, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं इक्विनोक्स के नाम से जाना जाता है। और 23 सितंबर वाली स्थिति को शरद विषुवत कहा जाता है। तो आप कह लें 23 सितंबर को शरद विषुवत के नाम से क्या कहते हैं, नाम से जाना जाता है। इसे इंग्लिश में कह दें आइटम इक्विनोक्स के नाम से, या इसी को 23 सितंबर को शरद विषुवत के नाम से जाना जाता है, या विषुवत शरद के नाम से जाना जाता है, या कह लें 23 सितंबर को शरद विषुवत कहा जाता है। अब आगे हमारी टॉपिक रहेगी आपका, देखिएगा, जिसमें हम क्या करेंगे, ज्वार और भाटा, ज्वार एवं भाटा, जिसे क्या कहते हैं, टाइड। ठीक है, अब इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे, आपके देखेंगे कि जिसमें टाइड अर्थात जो ज्वार, पहले जानेंगे ज्वार किसे कहते हैं। ठीक है, तो थैंक्स।